जी को और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का और आप सबका जो मुझे मौका मिला आज अपना सत्संग शेयर करने का। मैं शुरू से ही शुरुआत करता हूँ जैसे हम गुरु जी के पास में आए। ऑल्दो गुरु जी ने हमेशा कहा है कि हम लोग जो सोचते हैं कि हम इस जन्म से गुरु जी के साथ में हैं, वो ऐसा नहीं है। गुरु जी की भक्ति या गुरु जी की शरण बहुत जन्मों की तपस्या कहें या बहुत जन्मों की प्रार्थना पूजा के बाद में मिलती है। ये गुरु जी के खुद के वर्ड्स हैं। तो हम तो नहीं जानते हम कितने जन्मों से, हम सारी संगत जो आज गुरु जी से जुड़े हुए हैं वो हम कितने जन्मों से गुरु जी के साथ में हैं। जो हम जानते हैं हम उसी हिसाब से बता सकते हैं। और उस हिसाब से मैं अराउंड मार्च 98 की बात है जब गुरु जी की शरण में पहली बार आया था और मुझे 3 महीने हो गए थे उस वक्त। मुझे कैंसर हुआ था, मेरा ऑपरेशन हो गया था और कीमोथेरेपी चल रही थी और कीमोथेरेपी के पूरे साइड इफेक्ट्स थे मेरे पे। और मेरी मम्मी डॉक्टर हैं जैसा कि आप शायद कुछ संगत जानते हो, और उनके साथ एक और डॉक्टर थी जो बाहर से ट्रांसफर होके कुछ टाइम के लिए ही मम्मी के साथ आई थी और उन्होंने गुरुजी के बारे में हम लोगों को बताया। और आप ये देखिए कि वो खुद विश्वास नहीं करती थी गुरुजी में उस समय, उनके अपने ब्रदर करते थे पर वो नहीं करती थी। और फिर भी हमें गुरुजी ने किस तरीके से बुलाया अपनी शरण में। और मैं उस टाइम पे 24 साल का था और बिकॉज ऑफ दिस कीमोथेरेपी और इसकी वजह से और कैंसर की वजह से ऐसा था जैसे, जो कि बहुत गलत सोच थी लगता है बाद में, कि मेरा भगवान पर से विश्वास उठ गया था। मुझे लगा भगवान कुछ नहीं, बचपन से मंदिर जाते थे, सब करते थे और ऐसे इतना बुरा हो गया। तब तक इतनी समझ नहीं थी कि अपने कर्मों का फल है जो हमें भुगतना है। तो फिर भी गुरुजी दयालु कृपालु, उन्होंने हमें बुलाया, अपनी शरण में लिया। जब पहली बार गुरुजी के पास गए एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी बहुत सरलता से बैठे हुए थे और जैसे सेवादारों ने गाइड किया तो पापा ने गुरुजी को बताया कि बेटे को ऐसे कैंसर हुआ है। तो गुरुजी ने उतनी ही आराम से सरलता से बोला कल्याण कीता। इन 2 शब्दों का अर्थ बहुत सालों बाद जाके समझ में आया, जब सत्संग हुए, जब कुछ जानने को मिला कि वो गुरुजी ने मेरी जीवन की बागडोर अब अपने हाथ में संभाल ली थी। पहले भी कर रहे होंगे, पहले भी कर रहे थे कई जन्मों से, लेकिन हमें तब पता लगा और उसके बाद भी कई सालों बाद जाके समझ में आया। तो उस दिन से जिंदगी की तरक्की शुरू हुई। सबसे पहले मेरी तबीयत ठीक हुई, गुरुजी ने मेरा कैंसर ठीक किया। और जब कैंसर ठीक किया तो वो मम्मी को बहुत प्यार से छेड़ते थे कि देख तेरी डॉक्टरी फेल कर दी। वो इसलिए था कि जब मेरा जब ऑपरेशन हुआ था और बायोप्सी हुई थी तो स्लाइड्स जो है वो बॉम्बे के टाटा हॉस्पिटल में, कैंसर हॉस्पिटल में भेजे गए थे और वहाँ के डॉक्टर्स ने बिल्कुल जवाब दे दिया था कि कोई फायदा नहीं है इलाज कराने का भी, आप इसको भूल जाओ। बट ये गुरुजी की ग्रेस है कि वो 98 की बात है, आज 2024 खत्म होने वाला है और उनकी ब्लेसिंग्स हैं जिनकी वजह से मैं आज भी चल रहा हूँ और बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा हूँ। तो ये शुरुआत थी। और उसके बाद गुरुजी ने सबसे पहले मेरे ठीक होने के बाद में मेरे को 2 साल एक्स्ट्रा दिए। कहते हैं तेरे को 2 साल यंग कर दिया। जो मेरा इतना टाइम उसमें गया था वो गुरुजी ने, ऐसा नहीं है कि कभी मांगा या सोचा था, ऐसा कुछ हम तो इतना सोच भी नहीं सकते हैं। जैसे आप लोग बहुत जानते होंगे कि हमारी सोच जहाँ खत्म होती है उसके आगे तो गुरुजी करना शुरू करते हैं। तो वही था, गुरुजी ने मेरे को 2 साल यंग कर दिया, ये ब्लेसिंग्स दी। और फिर जब ठीक हो गया पूरी तरह से तो गुरुजी, जब भी हम जाते थे तो गुरुजी मम्मी पापा को बोलते थे मुंडे दा ब्याह करा दो। तो देखना शुरू किया मेरे लिए, तो कहीं बात नहीं बनती थी। और हर बार जब भी गुरुजी के पास जाए तब तो हर हफ्ते कम से कम 2 बार जाना होता ही था। तो गुरुजी बोलते हर बार कि मुंडे दा ब्याह करा लो। तो एक दिन पापा ने बताया गुरुजी को, वैसे तो वो सब जानते हैं बट तब तक अभी हमें, तब इतने सत्संग नहीं होते थे तो हमें आइडिया नहीं था। तो पापा ने बोला गुरुजी को कि गुरुजी ऐसे बात तो कर रहे हैं पर कहीं बन नहीं रही है बात, हर जगह लास्ट स्टेज पे आके अचानक से ही खत्म हो जाती है। तो गुरुजी कहा कोई नहीं, इन्हों पंजाबी कुड़ी दिलाएंगे।
तो पापा ने पूछा कि गुरुजी कहीं पेपर में डलवाएं, बिकॉज हम लोग पंजाबी नहीं है और हमें ऐसे कोई ऐसे फैमिलीज कोई पंजाबी ज्यादा पता भी नहीं थी। तो गुरुजी का नहीं, कोई लोड नहीं है, अपने आप हो जाएगा। तब तक भी अभी मैं सच कहूंगा तो मुझे फेथ नहीं था गुरुजी पर, और मैंने मन में, वहीं मैं बैठा था, मैंने भी ये वर्ड सुने, मैंने मन में ऐसे ही सोचा ऐसे कैसे अपने आप हो जाएगा। पर वो तो साक्षात सृष्टि भी मतलब उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। तो वही हुआ। 2.5 साल बाद कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी। मेरे ऑफिस में कोई 3-4 हजार लोगों का स्टाफ है, तो बहुत लोगों को हम जानते नहीं, वी हार्डली नो फ्यू पीपल जिनसे इंटरेक्शन होता है। बाई चांस एक दिन, मैं नॉर्मली कैंटीन नहीं जाता था, बाई चांस एक दिन मैं गया, वो भी गई, आमने सामने मिले और बातचीत हुई, धीरे धीरे बात बढ़ी। एंड गुरुजी से जब पूछा फाइनली, तो गुरुजी ने हाँ कर दी, और जो गुरुजी ने 2.5 साल पहले बताया था कि पंजाबी लड़की से मेरी शादी हो गई। फिर इसके बाद गुरुजी ने पापा को बहुत लाइफ दी। पापा को उस टाइम पे ऐसे तो नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, बताते नहीं थे कुछ इतना, बट ही वाज हैविंग, थोड़ा चेस्ट पेन होता था उनको उन दिनों। तो गुरुजी ने आदेश दिया कि एम्स में जाके एंजियोग्राफी करा लो। तो एंजियोग्राफी कराने गए हम लोग बाहर बैठे थे, मम्मी पापा के साथ अंदर गई। तो कुछ ही देर में मतलब नॉर्मल गए थे, और सब ऐसे था कि भाई जाएंगे करवा के उसके बाद अपने अपने ऑफिस को सब निकल लेंगे। एंड थोड़ी देर बाद पापा को स्ट्रेचर पे बाहर लाए, और हमें पता लगा कि पापा को एक साइलेंट अटैक पहले आ चुका था, और हिज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल। एंड कह रहे थे कि भाई दूसरा अटैक कुछ भी हो सकता है, दूसरा अटैक अगर आ गया तो। एंड ही हैड मोर देन 90% ब्लॉकेज। तो इमीडिएटली पापा को आईसीसीयू में एडमिट किया, और वहीं पे ही मतलब ये सुबह की बात है, 9-10 बजे की, और दोपहर 12 साढ़े 12 बजे पापा को वहीं पे ही दूसरा अटैक आ गया। और हम लोग देख रहे थे कि डॉक्टर्स कुछ नहीं कर पा रहे, इवन दो ही वाज इन हॉस्पिटल एम्स में। तो उस वक्त बस गुरुजी का सहारा था, गुरुजी का छोटा स्वरूप एक था हाथ में, वो लेके ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। और गुरुजी ने वो टाइम हमारा निकाला, पापा को उस टाइम से निकाला। रात को 12 बजे उनकी बाईपास हुआ, पूरी रात चला, फिर इंटरनल ब्लीडिंग, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेशंस हुई, बट गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी सिर्फ, जिनकी वजह से पापा बच भी गए, ठीक भी हो गए ओवर टाइम, और उनकी इतनी सेहत अच्छी हो गई कि ये मैं बता रहा हूँ 2004 की बात होगी, और अब 2024 है। नॉर्मली बाईपास के बाद आप लोगों को शायद पता हो कि दोबारा से 7-8 साल या 9-10 साल बाद करवानी पड़ती है, लेकिन पापा रेगुलरली चेकअप्स के लिए ऑल्दो अभी भी जाते हैं, पर उनके डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि आप जो भी कर रहे हो वही करते रहो, जिन भी गुरु को फॉलो कर रहे हो, मतलब डॉक्टर्स नॉर्मली ऐसी बात बोलते नहीं है, पर वो कहते हैं जिन भी गुरु को आप फॉलो कर रहे हो वही करते रहो, यू आर एब्सोल्युटली फाइन, और आपको दोबारा बाईपास या कुछ कराने की जरूरत नहीं है। तो गुरु जो हमें धीरे धीरे इतने सालों में सत्संग सुने पता लगा कि गुरु वो कर सकता है जो रब नहीं कर सकता। गुरु रब से भी ऊपर है, क्योंकि गुरु तप से हासिल करता है। तो गुरु जी ने इतनी तपस्या की हुई है, इसी करके जो गुरु जी खुद भी कहते हैं कि वो लाइफ दे सकते हैं, जहाँ बच्चा ना हो वहां बच्चा दे सकते हैं, लाइफ एक्सटेंड कर सकते हैं जिसकी कम हो रही हो। तो वी आर सो लकी कि हम लोग ऐसे गुरु के शरण में आए हैं। ऐसे ही एक बाकी बात है, हमारे को एक संगत की मैरिज का इनविटेशन आया जो गुरुजी ने दिया, और वो फगवाड़ा में थी। हम लोग दिल्ली में थे, तो हमारी गाड़ी थोड़ी सी पुरानी लग रही थी, तो लगा कि भाई इसमें जाना ठीक नहीं होगा। तो घर में ऐसे ही बहस चल रही थी, तो हमने कहा कि नहीं पापा, ऐसे ठीक नहीं है, इतना सेफ नहीं है, तो इतनी दूर जाना है, वी विल टेक अ टैक्सी और समथिंग। तो कह के मैं रूम से बाहर निकल गया, और बाहर निकला तो एकदम से जैसे गुरुजी का टेलीपैथी का मैसेज आया कि नहीं, इसी गाड़ी में जाना है। मैं वापस गया, पापा को मम्मी को बताया कि ऐसे गुरुजी का मैसेज आया कि हमें उसी गाड़ी में जाना है। ठीक है, हम चले गए। जाते हुए पापा ने ड्राइविंग की, क्योंकि हमें रुकने का कुछ नहीं था, तो ये था कि शायद रात को ही वापस आना पड़ सकता है। तो प्लान ये था कि मैं वापस आते वक्त रात को मैं ड्राइव कर लूंगा। और मैरिज अटेंड करके गुरुजी ने आज्ञा दी कि दिल्ली वापस जाओ फगवाड़ा से।
तो हम और एक और संगत के आर्मी के ऑफिसर थे, मल्होत्रा अंकल, तो उनकी गाड़ी को हम लोग फॉलो कर रहे थे। और मैं बचपन से मतलब मेरे को रात को बहुत देर से नींद आती है, तो 1-2 बजे तक तो मैं नॉर्मली ऐसे ही जाग लेता हूँ। एंड गाड़ी में या गाड़ी या बस या ट्रैवलिंग करते टाइम में नॉर्मली सो नहीं सकता, तो मेरे को कभी भी नींद नहीं आती है। लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, हम जैसे 11:30 के जस्ट बाद चले होंगे और कोई 11:15 के आगे मतलब हार्डली 15-20 मिनट की ड्राइविंग करने के बाद में मुझे नींद आने लग गई। मम्मी पापा तो सो ही गए थे और मुझे भी नींद आने लगी, और मैं बहुत मुश्किल से मतलब स्टीयरिंग को मैं नहीं पकड़ रहा था, स्टीयरिंग का सहारा लेके मैंने अपने हाथ रोके हुए थे, नहीं तो मेरे हाथ भी गिर जाते नींद की वजह से, और गर्दन भी बिल्कुल जितनी मैं नीचे कर सकता था करके बस मेरी आगे वाली वो मल्होत्रा अंकल की जो गाड़ी की टेल लाइट्स थी उस पे नजर थी, कुछ नहीं मेरे को दिखा, और पूरी रात मैंने इस तरीके से ड्राइविंग की है। बाद में रियलाइज हुआ कि वो ड्राइविंग मैं नहीं कर रहा था, वो ड्राइविंग गुरुजी कर रहे थे। उन्होंने पूरी रात हमारी गाड़ी संभाली, कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई, और कहीं हम रुके नहीं, और कुछ मुझे कोई स्टेशन का नहीं पता। रात में आप सोचे फगवाड़ा पंजाब से लेके दिल्ली तक आना, रात में मैंने कोई एक स्टेशन नहीं देखा, रात में क्या आया क्या नहीं आया, आई हैव नो आइडिया। आई वॉज लिटरली स्लीपिंग, गाड़ी गुरुजी चला रहे थे। दिल्ली पहुंच के, दिल्ली एंटर करके जब हमारा घर कोई 15-20 मिनट की दूरी पे था, तो मैं बिल्कुल थक चुका था और मुझे लगा कि अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता, तो सुबह हो गई थी। पापा ने कहा कि ठीक है मैं चलाता हूँ। बिफोर ही कुड स्टार्ट दी कार, मैं गाड़ी में सो गया था बिल्कुल पूरी तरह से, और मैं कभी गाड़ी में नहीं सो सकता जबकि। तो क्या गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी, क्या उनकी लीला थी, ये हम नहीं समझ सकते, हम आम इंसान हैं। बट ये इम्पॉसिबल चीजें हैं जो किसी को समझाना या जो नॉन संगत है उनके लिए विश्वास करना भी पॉसिबल नहीं है। बट वी आर लकी दैट हमें गुरुजी ने अपनी शरण में रखा है। ऐसे ही एक बार मेरा एक एक्सीडेंट हुआ। मैं अपने घर से निकला था, हम लोग आर के पुरम में थे उस टाइम पे, तो मेरे को कहीं जाना था वाइफ को लेके, मैं 2 व्हीलर पे था, तो मैं उसको पिक करने ही जा रहा था, और जैसे ही मैंने ट्रैफिक सिग्नल क्रॉस किया तो पता नहीं क्या हुआ, मेरे स्कूटर के नीचे कुछ आ गया, पहिए के नीचे, या मैं किससे टकराया, और आई सडनली फ्लू ओवर माई स्कूटर। अपने स्कूटर के ऊपर से उड़ के मैं सीधा जाके जैसे मिसाइल की तरह होता है उड़ के जाके जमीन पे मेरा सर और लेफ्ट शोल्डर लगा। और मैं ऑल्दो बहुत ज्यादा स्पीड नहीं थी मेरी, लेकिन रेड़ते हुए मैं बिल्कुल आगे खिसकता गया, और साथ ही मैं देख रहा हूँ कि मेरा 2 व्हीलर भी ऐसे ऐसे चल रहा है। मैं डिवाइडर, जो सेंट्रल डिवाइडर था, उससे जस्ट हार्डली 1-1.5 फुट की दूरी पे था, और अगर मैं उससे टकराता तो शायद बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। पर गुरुजी ने ऐसा बचाया कि मेरा सारा डैमेज जो है, मतलब मेरा जिस तरीके से हुआ था, मेरा पूरा राइट साइड फेस का वो जमीन के साथ रगड़ रहा था, लेकिन क्योंकि हेलमेट पहना हुआ था तो सारा डैमेज मेरे हेलमेट ने लिया और मुझे कुछ भी नहीं हुआ। टांगों पे थोड़ी सी खरोंचे आई और लेफ्ट शोल्डर में थोड़ा सा पेन था, अदरवाइज आई जस्ट गॉट अप और मैं साइड पे उठ के आ गया, और वहां कुछ लोग थे, उन्होंने मेरा स्कूटर भी साइड पे किया। शाम को ये 5:30-6 बजे का टाइम था। वहां पे अगर आप लोग जो इस एरिया से को जानते हो तो वहां पे बहुत ट्रैफिक होती है शाम के टाइम पे, क्योंकि वहाँ काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिस भी हैं, रेजिडेंसेस भी हैं। तो मैं लाल बत्ती पे जब खड़ा था तो मेरे साथ भी बहुत गाड़ियां थी, लेकिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो पूरा रोड खाली था, बिल्कुल पूरा रोड, एंड इट इज इम्पॉसिबल। तो मैं स्कूटर छोड़ के ऑटो लेके घर आ गया। घर पे मैंने वाइफ को फोन कर दिया कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, और अगले दिन जब दर्द ठीक नहीं हुआ तो मम्मी ने चेक करवाया तो इट वाज अ कॉलर बोन फ्रैक्चर। लेकिन बाद में हमें ये समझ में आया कि उस दिन मेरा जो जिस तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, मेरा जो भेजा है पूरा वो शायद पूरी सड़क पे फैला हुआ होता, एंड आई एस्केप्ड विथ माइनर ब्रूजेस ऑन द लेग्स, नथिंग एल्स। कॉलर बोन फ्रैक्चर नॉर्मली 3 से 4 हफ्ते लगते हैं, मेरा 1 हफ्ते के अंदर ठीक हो गया था, क्योंकि हम लोग उस वक्त मेरी मम्मी की रिटायरमेंट हो गई थी और हमें शिफ्ट करना था एग्जैक्टली उस एक्सीडेंट के 1 हफ्ते बाद, और मैंने शिफ्टिंग करवाई है पूरा। हमने तब तो ये इतने पैकर्स एंड मूवर्स नहीं हुआ करते थे, तो शिफ्टिंग में हेल्प किया है, उसमें अलमारी हो, डाइनिंग टेबल, सोफा, सब कुछ उठाया, जो बिल्कुल सिर्फ गुरुजी ने 1 हफ्ते में ठीक कर दिया कि मेरे को उससे कोई परेशानी नहीं हुई। उसके अलावा
अभी थोड़ी रिसेंट की बात करूं तो लॉकडाउन बहुत मुश्किल समय था बहुत सारे लोगों के लिए, संगत के लिए भी, कईयों के लिए। लेकिन गुरु की कृपा हो तो सब बदल जाता है। मेरे को हम लोग सोचे थे अपने बच्चों का स्कूल चेंज करवाने का, और जब लॉकडाउन लगा मार्च अप्रैल में, तो वो 8th फिनिश कर रहे थे और उनको 9th में जाना था। तो हमने 2-3 जगह अप्लाई किया हुआ था, और एक बहुत अच्छे स्कूल जिसमें हमारा मन भी था, उसमें इनका टेस्ट शेड्यूल था कोई अप्रैल एंड के अंदर या कुछ। इनको पहले टेस्ट देना था, और अगर वो क्लियर करते हैं तो फिर दे विल कॉल फॉर इंटरव्यू। लेकिन मार्च एंड में ही लॉकडाउन लग गया, तो टेस्ट और उसका खत्म हो गया चक्कर। इवन ये लोग जस्ट इनके एग्जाम्स उससे पहले पुराने स्कूल के एग्जाम खत्म हुए थे, तो रिपोर्ट कार्ड का भी अभी जाने का टाइम नहीं हुआ था, तो वो भी कलेक्ट नहीं हो पाई थी। और एक दिन सडनली हमारे को मेल आती है कि मेरी डॉटर का एडमिशन हो गया है नए स्कूल में, ऑन द बेसिस ऑफ हाफ ईयरली मार्कशीट, जो पिछले 8th की उनकी आधे साल की मार्कशीट थी, उसी के बेसिस पे ही उसका एडमिशन हो गया था। तो हमें बहुत खुशी हुई। फिर हमें लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है, बेटे का उसमें है नहीं नाम। तो मैंने पूछा, तो कहते कि नहीं, बेटे के मार्क्स थोड़े से उससे कम है, ऑल्दो बहुत कम नहीं थे, लेकिन बेटे का उन्होंने अलाउ नहीं किया। तो हमें थोड़ा सा, हम लोग दुविधा में पड़ गए कि क्या करें, एक बच्चा एक स्कूल में, दूसरा दूसरे स्कूल में, तो कैसे करेंगे। तो फिर हमने खैर इसकी तो फीस पे कर दी ऑनलाइन, और उसके बाद में फिर काफी कोशिश की, बहुत हाथ पांव मारे। उन दिनों तो ये था कि कहीं जा भी नहीं सकते, ना स्कूल में कोई था ना कुछ था, तो मेल्स वेल्स पे ही काम होता था। जो इनकी कोऑर्डिनेटर थी उनसे फोन पे करते थे, पर कहीं कुछ बन नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो हमें भी लगा कि जैसे हमने उम्मीद छोड़ दी कि ठीक है, अब जो है जैसे गुरुजी की इच्छा, तो कर दिया हमने। एंड कुछ हफ्ते निकल गए, तो उसके बाद में एक दिन सडनली जो उनकी कोऑर्डिनेटर थी उनका फोन आता है। वो कहते हैं कि आपके बेटे का एडमिशन हो गया। हमने कहा नहीं हुआ है, वो तो मना हो गया था कि भाई उसके मार्क्स उतने नहीं है जितने रिक्वायर्ड है। कहते हैं आप एक बार हाउ इज इन स्पोर्ट्स, है उसके कुछ और क्वालिफिकेशन है? तो हमने बताया कि स्पोर्ट्स में तो काफी इसने कुछ किया हुआ है। तो कहते हैं ठीक है, आप उसके जितने स्पोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे भेज के एक दोबारा मेल डालिए, और मैं ट्राई करती हूँ। तो मैंने वो सब बना के भेज दिया उनको। फिर कुछ दिन मामला थोड़ा चला, लेकिन फाइनल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, एंड अगेन मामला ठंडा हो गया। और फिर सडनली एक दिन, आई थिंक इट वाज अ फ्राइडे, मेल आती है कि बेटे का एडमिशन हो गया है और आप उसकी फीस पे कर दो। वी वर वेरी सरप्राइज कि ये अचानक क्या हो गया। तो फिर दूसरी तरफ की कहानी ये थी कि उससे एक रात पहले बेटे ने मम्मी को बोला था कि भाई ठीक है, आई एम ओके, कि मैं स्कूल चेंज कर सकता हूँ। एक्चुअली हुआ ये था कि वो स्कूल अपना चेंज करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि पुराने स्कूल में उसके दोस्त थे बहुत सारे, तो उसका मन नहीं था स्कूल चेंज करने का। और एक रात पहले जब उसने बोला है कि भाई ठीक है, मैं ओके हूँ, मैं स्कूल चेंज कर सकता हूँ, तब गुरुजी ने ऑर्डर निकाला उसके स्कूल चेंज होने का। मतलब गुरुजी इतनी छोटी छोटी चीजों का भी हमारा ध्यान रखते हैं कि बच्चे का अगर मन नहीं है तब तक उसका एडमिशन भी नहीं होने दिया, और जब उसका मन बदला तभी उसका एडमिशन कराया। ये थी बात पहले लॉकडाउन की। ऐसे ही सेकेंड लॉकडाउन में हम लोगों को, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैंने गवर्नमेंट अकोमोडेशन के अप्लाई किया हुआ था, और बच्चे बड़े हो रहे थे, तो हमें छोटे घर में दिक्कत हो रही थी। तो मेरा भी सीनियरिटी वाइज थोड़ा नंबर पीछे था, तो उम्मीद नहीं थी अभी बड़े मकान आने की, ऑल्दो आई वाज एलिजिबल। पर समहाउ लॉकडाउन में शायद बहुत लोग घर चले गए थे अपने, या जो भी था, वॉट एवर गॉड नोज, मतलब गुरुजी जानते हैं क्या उन्होंने किया। तो सेकेंड लॉकडाउन में सडनली मेरे को एकदम बड़ा घर मिल गया। जो मेरे साथ के अभी एक पीछे वाले घर पे ही बैठे हुए थे, मेरे को उनसे एक बड़ा घर काफी अच्छा, मतलब मैंने नॉर्मली होता है एक जंप होता है, मेरा उस बार में 2 जंप हो गया। नेक्स्ट लेवल छोड़ के उसके हायर लेवल में सीधा मिला मेरे को। दैट वाज ओनली गुरुजी's ब्लेसिंग्स। गुरुजी ने वो स्पेशल नंबर का दिलवाया, जिससे जो एक गुरुजी की पहचान थी कि हाँ भाई गुरुजी ने ही कराया है। सो दैट्स हाउ वी नो। मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, मैं कुछ सत्संग शायद मिस भी कर गया, तो मैं बच्चों के होने का भी सत्संग सुनाता हूँ। शादी के बाद गुरुजी बोल रहे थे कि बोलते थे कि फैमिली आगे बढ़ाओ, एंड
तब तक समझ नहीं थी, अपनी अकल लगाते थे। तो मैंने मतलब वाइफ तो संगत से नहीं थी, लेकिन हमें तो पता था थोड़ा गुरुजी का, बट समाव हमने उस वक्त लगा कि नहीं, अभी हम कैरियर में स्टेबल नहीं है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और वेट करने के बाद जब बाद में हमें लगा कि वी शुड गो अहेड, तो प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए। फिर पता लगा कि मेडिकल और ये सब इशू हैं। तो उसके बाद बस हमारे सारे हॉस्पिटल्स के चक्कर और ये वो, कभी इधर कभी उधर, आयुर्वेदा, एलोपैथी, सब कुछ करा लिया, तो कहीं बात बन नहीं रही थी। देन न्यू ईयर का फंक्शन था बड़े मंदिर में, और उस वक्त गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो वाइफ को प्रसाद देते हुए गुरुजी ने बोला, जा तेनो दवाई देती। एंड एग्जैक्टली 1.5 महीने बाद उसकी रिपोर्ट आई कि शी हैड कंसीव्ड, और इसके कुछ ही दिनों के बाद में उसको जॉन्डिस भी हो गया, और शिवरात्रि के दिन हेमरेज भी हुआ, बहुत सिवियर। हम लोग उस टाइम पे गाजियाबाद में रहते थे, एक संगत के ही घर में, और वहां से मंदिर कोई 40 किलोमीटर था। एंड सुबह को जैसे मैं निकलने लगा मंदिर में सेवा के लिए, तो इसकी तबीयत खराब होने लगी, एंड मेरे को रुकना पड़ा। और हमने जब डॉक्टर को फोन किया, तो डॉक्टर ने हमें कुछ बताया नहीं, बट हमें ये समझ में आ गया था कि समथिंग इज वेरी सीरियस। तो उसने बोला कि आप इसको बेड पे लेटाओ, इसको बाथरूम के लिए भी नहीं उठना है बेड से, और बेड पेन यूज करें, एंड शी शुड नॉट मूव एट ऑल फ्रॉम दी बेड। तो हमें ये था कि हाँ, मामला बहुत सीरियस है, क्योंकि शिवरात्रि का दिन था, सबकी सेवा थी, मंदिर में जा रहे थे लोग। तो ना मेरे पेरेंट्स अवेलेबल थे, ना ब्रदर सिस्टर कोई भी, ना वाइफ के पेरेंट्स कोई भी, सब लोग मंदिर गए हुए थे, तो किसी को बताने का भी मौका नहीं था। सारा दिन ऐसे ही निकला। शाम को मंदिर से ब्रदर का फोन आता है, मेरे छोटे ब्रदर का, पूछता है कि भाई तुम लोग कहाँ पे हो, छवि का नाम आया है कि उसको गुरुजी की आरती करनी है। तो ऐसा हुआ था संगत जी, दैट वाज दी ओनली ईयर व्हेन इट सो हैपेंड के कुछ पर्चियां डली थी संगत की, लेडीज जितनी भी थी उनके नाम के, कि भाई कौन कौन आरती करेंगे। तो कुछ लिमिटेड नाम निकलने थे, उसमें मेरी आंटी का नाम आया था। और जहां वो सुबह से उठ नहीं पा रही थी, जब फोन आया मंदिर से, तो आधे घंटे में शी वॉज एबल टू गेट अप, गेट रेडी। और जहां डॉक्टर ने उसको बोला था कि भाई उसको बेड से उठना नहीं है, 40 किलोमीटर ड्राइव करके मैं उसको मंदिर लेके गया। वहां उसने बिल्कुल टाइम पे पहुंची कि वो आरती कर सके। आरती की, हमने फंक्शन अटेंड किया, और एंड अगेन वी केम बैक 80 किलोमीटर्स की ड्राइविंग करके। उसने 2-3 दिन बाद डॉक्टर ने हमें बुलाया अपने यहाँ पे चेकअप के लिए, पहले इसको फिर मेरे को। और लेकिन उस टाइम तक हमारे को ये समझ आ गया था कि कहीं ये गुरुजी ने कुछ किया है, और हमें डर नहीं लगा। लेकिन अब ये समझ में आ गया था कि हाँ, गुरुजी का हाथ है सर पे। हिम्मत भी उन्होंने दी, नहीं तो हम लोग तो नहीं सस्टेन कर पाते शायद उस वक्त, पर हिम्मत भी उन्होंने दी। और जब मैं अंदर गया तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं था। ये पता था कि गुरुजी ने दिए हैं, उनको ही देखना है, उनको ही संभालना है। तो डॉक्टर कहती है कि प्लेसेंटा हैज बीन डिटैच्ड, बहुत सीवियर हेमरेज था, लेकिन बोथ द बेबीज आर फाइन। और जब ये हुए तो इनको जब मम्मी पापा माथा टिकाने लेके आए बड़े अंपायर एस्टेट में गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने संगत को बोला, कभी देखा है कैंसर वाले को बच्चा होते हुए? कहते 2-2 दिखते, रब दे बच्चे हैं, शिव दे बच्चे। फिर जब हम लोग गए तो गुरुजी ने उनके नाम बताए, अर्जुन और गौरी। और शुरू से ही हमने देखा कि इनका अपना ही अलग जुड़े हुए थे ये गुरुजी से, और अलग ही कनेक्शन था इनका। और हम लोगों ने भी, मतलब हमने ये भी चीज नोटिस की कि जैसे जैसे ये आ रहे थे, बड़े हो रहे थे, तो हम लोगों को एक्स्ट्रा फैसिलिटीज मिल रही थी जो इनकी वजह से हो रहा था, नॉट दी अदर वे राउंड। कायदे से होता है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए करते हैं, पर यहाँ इनकी वजह से हम लोगों को बहुत फैसिलिटीज मिली। और हम देख रहे थे कि भाई जैसे हम सिर्फ इनके केयर टेकर हैं, इनका ज्यादा, ये हमसे ज्यादा ब्लेस्ड सोल्स है। और ये बात गुरुजी भी कहते थे कि मैं जो संगत में बच्चे देता हूँ, वो बहुत ढूंढ के, सोल्स ढूंढ के मैं लाता हूँ, इसीलिए उनकी टाइमिंग बहुत स्पेसिफिक होती है। तो ऐसे ही नहीं किसी को भी कुछ भी मिल जाता, एंड विच इज ट्रू ऑल्सो। इसके बाद ये थोड़े जब बड़े हुए, तो
बेटे को थोड़ा स्पीच का प्रॉब्लम हुआ, वी रियलाइज कि वो कुछ वर्ड्स ठीक से बोल नहीं पाता था। तो मम्मी को बताया हमने, तो मम्मी ने पता करना शुरू किया कोई स्पीच थेरेपिस्ट, कि भाई उनको दिखाते हैं क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। और कुछ कई दिन निकल गए सब करने में। एंड हमारी जैसे अपॉइंटमेंट आ गई कि भाई और वीकेंड पे हमें जाना था, तो उसी हफ्ते में उससे 3-4 दिन पहले ये सुबह जैसे तैयार हो रहा था, अपना बात कर रहा था, तो एकदम से इसने वो वर्ड्स बोले, इसकी टीचर का नाम, अपने फ्रेंड का नाम जो ये वैसे गलत बोलता था, ये नॉर्मली प्रोनाउंस करने लगा। मुझे लगा कि शायद वैसे ही हो सकता है कुछ गलती से हो गया हो, या हमने ठीक सुना नहीं। तो हमने इसको बहाने से रिपीट करवाया 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे जितने वर्ड्स थे, एंड ही वाज स्पीकिंग एब्सोल्युटली नॉर्मली। सिर्फ इतना सा एफर्ट करने में कि बस डॉक्टर का पता करना है मम्मी को, बस मम्मी ने उतना किया था, उतने में ही गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, या वो शायद उस सही समय का वेट कर रहे थे, वो तो पता नहीं, लेकिन उसकी स्पीच बिल्कुल नॉर्मल हो गई और कोई इश्यू नहीं रहा। कुछ बोलना नहीं पड़ा, कुछ मांगना नहीं पड़ा। एंड ऐसे ही डॉटर का था, डॉटर को आईसाइट का प्रॉब्लम हो गया था और बहुत छोटी थी, कोई रीजन नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि कोई बहुत टीवी देखती है या मोबाइल कुछ करती थी, पर एक दिन हमें रियलाइज हुआ कि ये ठीक से पढ़ नहीं पा रही है। चेकअप करवाया तो डॉक्टर कहते हैं इसकी नज़र इतनी खराब है कि ये चश्मा लगा के भी नज़र पूरी ठीक नहीं हो पाएगी। तो उसके लिए उन्होंने फिर एक पैचिंग की, बोली कि भाई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। उसमें वो होता है कि भाई वो एक आंख पे टेप लगा के जानी होती है, पूरी आंख बंद करके, और एक आंख से सिर्फ देखना होता है। तो एक दिन ऐसे लेफ्ट आई के लिए करना है, दूसरे दिन राइट आई के लिए, और इस तरीके से डॉक्टर्स ने बताया कि कम से कम 2 से 3 साल लगते हैं, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ठीक हो जाएगा, बट उम्मीद कर सकते हैं कि शायद थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ जाए उससे। अब थोड़ा सा तो मन खराब हुआ, बट ठीक है, लगा कि जैसे मालिक की इच्छा। ये एक्टिविटी, इसकी कोई एक्सरसाइज जो है हार्डली 3 से 4 हफ्ते हुई होगी। छोटे बच्चे थे, कुछ क्लास में बच्चे मजाक भी उड़ाते थे, कभी वो बेटी कहती थी कि पापा मेरे को ये आँख में बहुत लगता है, मेरे को इससे अनकंफर्टेबल लगता है, तो कभी कभी नहीं भी करती थी। हार्डली 3-4 हफ्ते हुए होंगे। ये एक दिन हमें ऐसे ही लगा कि ये कुछ चीजें पढ़ रही है और बिना चश्मे के भी पढ़ पा रही है। तो हम देखते थे कि चश्मा भी आजकल ज्यादा नहीं लगा रही है, तो वी वर सरप्राइज। तो हम दोबारा से हमने थोड़ा ऐसे घर में उसका ब्रीफ टेस्ट लिया। तो पहले इसका क्या था कि ये न्यूज़पेपर में सिर्फ मोटी मोटी हेडलाइंस पढ़ पाती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाती थी। दूर का भी ये बहुत शॉर्ट, मतलब हार्डली अगर कमरे के एंड तक है और बड़ा लिखा हुआ है तो ही पढ़ पाती थी, उससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं पढ़ पाती थी। तो हमने इसको ऐसे ही टेस्ट करवाया लोकल में अपना घर में, तो न्यूज़पेपर ये आराम से पढ़ पा रही थी बिना चश्मे के। बाहर इसको लेके गए, दूर का पढ़वाया, कुछ किया, ये वो भी पढ़ पा रही थी। फिर हम दोबारा से हॉस्पिटल गए, वहाँ चेक करवाया और इसकी नज़र बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी, 6/6। जो डॉक्टर्स ने हमारे को उम्मीद नहीं दी थी बिल्कुल भी कि भाई 3-4 साल लगेंगे, वो गुरुजी ने 3-4 हफ्तों में खत्म कर दिया था विदाउट आस्किंग। हम तो तब तक तो ये समझ में आ गया था कि गुरुजी से मांगना नहीं है कुछ भी, तो जैसे गुरुजी को करना था। तो गुरुजी का हर चीज में बहुत कृपा रही है, और सारा जैसे हम लोगों की लाइफ, मैरिज, बच्चों की लाइफ, सब कुछ गुरुजी ने ही कराया है। ऐसे ही अभी पापा एक दिन बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे लंगर पे, और सडनली उनको एक स्ट्रोक आ गया। तो ही रियलाइज कि भी मेरा लेफ्ट साइड जो है वो पूरा पैरालाइज हो रहा है और मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूँ। तो उन्होंने संगत को इशारा किया किसी को साथ में, और मम्मी को भी बुलाया, मम्मी भी वहीं थी। एंड अब देखिए कि मम्मी पापा दोनों ही अराउंड 80 के थे उस टाइम पे, और मम्मी तो गाड़ी नहीं चलाती हैं। अगर वो कहीं घर पे होते या कहीं और होते तो बहुत मुश्किल हो जाती, इवन एम्बुलेंस आने में या किसी को बुलाने में। लेकिन गुरुजी की कृपा थी कि वहाँ मंदिर में हुआ, जहाँ इतनी सारी संगत भी थी, और मंदिर तो खैर वैसे ही ब्लेस्ड है, और संगत भी थी जो साथ में फिजिकल सपोर्ट भी दे पाती। तो लकीली विद गुरुजी's ग्रेस वहाँ पे कोई एक डॉक्टर भी थे जिनके पास इसकी कुछ टैबलेट्स होती हैं, ब्लड थिनर या व्हाटएवर। तो वो 2-3 टैबलेट्स जो भी देनी थी वो उन्होंने तुरंत उनको पापा को दी, और कई सारे संगत 2-3 गाड़ियों में साथ में लेके उनको
हॉस्पिटल के लिए चल पड़े कि भाई एम्बुलेंस के लिए उनको लगा कि वेट करना ठीक नहीं है, सो डायरेक्टली वो लोग ही चल पड़े। हम लोग उस दिन नहीं जा पाए थे, नॉर्मली हम भी जाते थे, बट बाई चांस मैं शायद लेट हो गया था ऑफिस में तो नहीं जा पाए थे। तो हमें फ़ोन जैसे ही आया मंदिर से तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल पे पहुंच गए और हमने वहाँ पे इमरजेंसी में उनको एक्टिवेट कर दिया था कि भाई आप रेडी रहें, ऐसे पेशेंट आ। तो आए पापा, तो उनको हम लोगों ने पकड़ के उठाया गाड़ी से और स्ट्रेचर पे लेटा के अंदर ले गए। तो जैसे डॉक्टर का इनिशियल टेस्ट होता है वो करते हैं, उनका हाथ उठाने के लिए बोला, लेग उठाने के लिए उनको बोला, मुंह से बोलने के लिए, आंखें, वो सब करके। तो ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट, बहुत हल्का हल्का ही कर पा रहे थे, फेस सारा एक साइड पे ड्रूप हो गया था, स्पीच बहुत ब्लरी हो गई थी, स्लरी हो गई थी, वो बोल नहीं पा रहे थे। और कोई 2-2.5 घंटे निकले होंगे वहाँ हॉस्पिटल में। डॉक्टर्स ने उसमें दौरान सीटी स्कैन भी किया, एमआरआई किया, तो कहते हैं कि कुछ क्लॉटिंग है बट इट इज इन ट्रांजिशन, तो अभी हम कुछ ठीक से कह नहीं सकते और हम अभी कुछ पकड़ नहीं पा रहे। नथिंग कैन बी सेड एज ऑफ नाउ। और थोड़ी देर में इट्स सो हैपेंड कि पापा अपने मतलब इमरजेंसी में जहाँ थे लेटे हुए, साथ वाले बेड पे जो पेशेंट लेटा हुआ था उनके साथ सत्संग करने लग गए। अब आप ये देखिए, जब वो आए हैं तो वो एक लाइन बोल नहीं पा रहे थे ठीक से बिकॉज ऑफ दिस फेस पैरालिसिस के, और मतलब लेफ्ट साइड पूरा था तो उसमें फेस पे भी था, और अब वो सत्संग कर रहे थे टू दी एक्सटेंट कि डॉक्टर ने उनको डांट लगाई कि प्लीज आप बात मत करिए, आपको रेस्ट करने की जरूरत है, आप बात मत करिए। और वो वहां सत्संग कर रहे थे। तो कोई 3-4 घंटों के अंदर ही पापा की मोर देन 90% रिकवरी हो गई थी। 90 क्या मैं कहूँगा, 98% रिकवरी हो गई थी। वो बिल्कुल जैसे नॉर्मल हो गए थे, सारा उनके हाथ पाँव सब ठीक हो गए, फेस नॉर्मलाइज हो गया, एवरीथिंग, सिर्फ एक हाथ में थोड़ा सा रह गया था। तो फिर हमें एक डॉक्टर ने अलग से बुला के पर्सनल लेवल पे बोला, कहती है कि भाई आप इनको ले जाना चाहो तो आप ले जा सकते हो। अब हमें तो समझ में नहीं आया उसको क्या करें, तो हमने कहा कि नहीं, जैसे आप एडवाइस करेंगे वी विल गो विद दैट। तो वो कहती है कि भाई इनको अभी मेडिकल केयर या हेल्प की जरूरत नहीं है, ही इज एब्सोल्युटली फाइन, पर अगर आप इनको यहाँ रखोगे तो हम इनको अभी आईसीयू में एडमिट कर देंगे। तो हमें समझ में नहीं आया, हमने कहा नहीं आप क्या कहती है इनको बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इनको घर लेके जा सकते हो और चाहे तो आप कुछ दिन बाद चेकअप वेकअप करा सकते हैं इनका, या ज्यादा अगर आपको हो रहा है तो आप एक सेकेंड ओपिनियन ले लो, एम्स में चले जाओ। तो अब नॉर्मली प्राइवेट में ऐसा कोई बोलता नहीं है, बट उन्होंने पर्सनल लेवल पे बोला। तो हमने कहा ठीक है, आप हमारे को एक एम्बुलेंस अरेंज कर दो, हम लेके जाते हैं। कहते नहीं, इनको एम्बुलेंस की भी जरूरत नहीं, आप अपनी गाड़ी में इनको लेके जाओ। अब आप ये देखिए, जहाँ लोगों की स्ट्रोक कई महीनों सालों तक नहीं ठीक होती बिना फिजियोथेरेपी के, यहाँ पे गुरुजी ने कुछ घंटों के अंदर ठीक कर दी, 2-4 घंटों के अंदर। तो हम इनको फिर व्हेन वी वर कन्विंस्ड कि डॉक्टर बिल्कुल यही चाहती है कि इट इज एब्सोल्युटली फाइन, तो हम उनको लेके वहां से हॉस्पिटल चले गए, एम्स चले गए, और एम्स में किसी तरह इनको एडमिट कराया इमरजेंसी में। वहां पे उन्होंने, दैट वाज सैटरडे और संडे उन्होंने रखा, संडे को डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं, एंड मंडे मॉर्निंग दे सेड दैट यू आर एब्सोल्युटली फाइन और आप जा सकते हैं, कुछ दवाइयाँ जो भी है लिखी व्हाटएवर। तो अब ये चीजें ऐसी हैं जिनकी हम लोग कितना भी शुक्राना कर लें, कुछ भी कर लें, इट इज नॉट इनफ, हम लोग नहीं कर सकते जितना गुरुजी ने हमारे लिए किया है। ये मंडे को पापा डिस्चार्ज हुए हैं और फ्राइडे को उनका ट्रिप था छोटे ब्रदर के साथ में बाय रोड ट्रिप टू ऋषिकेश, वो वहां पे घूम के आए हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा बोला भी कि नहीं ऐसे क्यों रिस्क ले रहे हो, बट गुरुजी की कृपा उन पर इतनी है कि कहते नहीं कुछ नहीं होगा, नथिंग टू वरी, और वो हो गया है। इवन जब वो हॉस्पिटल से निकले हैं उस वक्त पहले हॉस्पिटल से, तो जैसे नॉर्मली हॉस्पिटल्स का प्रोटोकॉल होता है कि पेशेंट को स्ट्रेचर या व्हील चेयर पे लेके जाते हैं, ही रिफ्यूज्ड, कहते हैं नहीं मैं वॉकआउट करूंगा, मैं पैदल चल के जाऊंगा, मैं व्हील चेयर में नहीं जाऊंगा बाहर, और वो पैदल चल के ही गए, एब्सोल्युटली फाइन। ये लोग ऋषिकेश पहुंचे तो वहां पे किसी ने बोला था ब्रदर को कि गंगा जल लाने के लिए, तो वो जैसे पानी में उतरा, थोड़ा आगे जाने लगा, तो ही लॉस्ट बैलेंस एंड उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन बिल्कुल हट गई और वो डूबने लगा। तो अंदर गया पानी में, ऊपर आया, अंदर गया, ऊपर आया, 3-4-5-6 बार, कोई 1-आध मिनट तक ऐसे ही चलता रहा। और उसकी वाइफ, बेटी, पापा, मम्मी, वो सब वहाँ किनारे पे खड़े थे, बट किसी को भी ऐसे स्विमिंग नहीं आती थी कि कोई उसको
हेल्प कर सके। और बाई चांस उस वक्त वहाँ कोई था भी नहीं कि किसी को बोल सकते, तो उनको समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। 1-2 मिनट तक ऐसा हुआ और फिर अचानक से ही वो खड़ा हुआ नॉर्मली और ही जस्ट वॉकड आउट ऑफ द वाटर। तो सब लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ कि ये क्या हो गया। तो बताता है, कहता है कि मैं जब नीचे गया 3-4 बार 5-6 बार इतनी देर, तो एक पॉइंट पे मुझे लग गया था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। तो मैंने सिर्फ बस जय गुरु जी बोला और मेरे पैरों के नीचे एक बहुत बड़ा पत्थर कोई आ गया और उस पे मैं खड़ा हो गया और खड़े होके मैं वापस चल के आ गया। अब आप सोचिए, ये कोई समुद्र में तो फिर भी थोड़ा स्लोप स्मूथ होता है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं था। और गंगा जी का बहाव तो इतना ज्यादा होता है कि जो रेगुलर स्विमर्स होते हैं कई बार वो भी नहीं संभाल पाते। और एग्जैक्टली यही हुआ था 2 दिन पहले, उसी पॉइंट पे 2 लड़के डूब गए थे, पर यहाँ गुरुजी ने फिर ब्रदर को लाइफ दी और उसको ब्लेस किया एंड ही केम आउट अनहार्म्ड कंप्लीटली। इस तरीके से गुरुजी के सत्संग तो बहुत हैं, कोई अंत नहीं है। ऑफिस में चाहे हम हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, हमें एहसास होता है कि हमें गुरुजी की हर वक्त प्रोटेक्शन मिली हुई है। और इवन हम लोग नहीं, जो नॉन संगत भी हमारे साथ ऑफिस में या कहीं पे, वो लोग भी कई बार रियलाइज करते हैं कि नहीं, कोई ना कोई बात है कि प्रॉब्लम्स आते हैं, दिखता है और अचानक से ऐसे ही खत्म हो जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं गुरुजी के कि गुरुजी ने हमें अपनी शरण में रखा है, हमें इतना ब्लेस किया है, इतना कुछ दिया है कि बहुत सारी चीजों का हमें कई बार पता भी नहीं लगता है। वी आर वेरी लकी और गुरुजी का अनंतम शुक्राना है कि, और यही गुरुजी से अरदास है कि वो हमें हमेशा अपनी शरण में रखें। और मैं संगत से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि गुरुजी का ध्यान करते रहें, मंदिर आते रहें या सत्संग में जहाँ भी आप जा सकते हैं वो करते रहें, और जितनी और संगत को हम जोड़ सकें उतना करें, ताकि जितने और नए लोगों को जोड़ सकें संगत में उतना अच्छा रहेगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। जय गुरु जी की। Recording stopped. Thank you very much, Uncle, for sharing such a divine satsang with all of us. वाकई गुरुजी महाराज का गुणगान करना बहुत बड़ी बात है, and we so enjoyed listening to your satsang. We will call you soon to hear the rest of your journey with Guruji Maharaj. शुक्राना। एक जल का गिलास लेना और उसमें ना गुरुजी का जो बिल्कुल प्योर लॉकेट है जिसको आपने पहना नहीं हुआ, उन्होंने मुझे दिया भी, एक नया लॉकेट भी दिया कि आप इस लॉकेट को जल प्रसाद में डिप करके और 7 बार अपना मंत्र जाप करना और ये जल अपने ब्रदर को पिला देना। और एक उन्होंने मुझे पॉकेट स्वरूप भी दिया कि आप इसको ब्रदर के तकिए के नीचे रखना। मैंने जैसे उन्होंने मुझे गाइड किया मैंने वैसे ही किया, गुरुजी का नाम लिख के। और आप मानोगे संगत जी, जैसे ही वो जल उसके अंदर जाता जाता है, एकदम ऐसे ही लोटे की जब बात हो रही थी तो मेरे को एक्चुअली हेल्थ इश्यू ऐसा हो गया कि मैं मंदिर नहीं जा पा रही। ऑलमोस्ट एक साल हो गया कि नहीं तो मैं रेगुलर, साल से ऊपर ही हो गया कि मैं रेगुलर मंदिर मंडे के मंडे जाती थी। उसके बाद मुझे कभी शाम की संगत में भी गुरुजी कई बार हफ्ते में 2 बार बुला लेते थे। पर जो कि ऐसा हो जाने से मैं इतनी बुरी तरह से, मतलब मेरे को इतनी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया। वो भी उनकी मर्जी है, दुख दिया है तो वो भी उनकी मर्जी है, उसमें ही मेरी कोई अच्छाई है जो गुरुजी मुझे वक्त के आने पर ही शायद क्लियर करेंगे। मैं पूरा सत्संग नहीं अभी मैं नहीं शेयर कर सकती, बट जो भी था। तो एक दिन अंकल क्या होता है कि मैं रात को 8:30 8:30 8:45 का वक्त होता है, तो एक संगत जी हैं गुरु, उनकी वो सेवादार हैं बड़े मंदिर में, और आई थिंक उस दिन संडे था, और संडे था या फ्राइडे, उनकी एक्चुअली 2 दिन सेवा होती है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कि इट वाज फ्राइडे और संडे। तो ना वो मेरे को फोन करते हैं 8:30 8:45 के आसपास, ऐसे ही था। तो बात करते करते ना ऐसे ही आंचल पूछ रहे होते हैं और मेरे को एकदम से ना गुरुजी का थॉट आता है कि तू ना लोटा ब्लेस करा ले। अब मैं ऐसी मतलब अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से मैं अपने रेजिडेंस से अपनी सिस्टर के घर में हूँ, क्योंकि मैं आई एम ऑल अलोन। तो मैं अपना बिल्कुल हाउस होल्ड मैनेज नहीं कर पा रही थी, अपनी जॉब मैनेज नहीं कर पा रही थी।
तो मेरी सिस्टर मुझे अपने घर ले आई और मैं उन्हीं के पास ही हूँ, अभी तक भी उन्हीं के पास ही हूँ। तो मेरे को एकदम से ना पता नहीं उसी टाइम जैसे ही मैं अंकल से रूबरू हो मतलब बात कर रही हूँ, तो मुझे एकदम से थॉट देते हैं लोटा ब्लेस करा ले। पहले तो मेरे को लगता है, मैं कहा गुरुजी आप वो आपका मतलब मैं मेरा शुरू से, क्योंकि जब मदर मेरी बेड रिडन थी तब से ही मुझे हुक्म हुआ था कि मंगना नहीं है प्रसाद, तो अपना जो है बना गुरुजी को भोग लगा, वही मैं ब्लेस करूंगा, वही प्रसाद है। तो उसी तरीके से मैं अपने लिए भी घर में ऐसे ही मैनेज कर रही हूँ। तो अब इस लोकेशन पे मेरे पास कोई कांटेक्ट में कोई संगत या कोई ऐसा था नहीं जो मुझे मंदिर से लोटा ब्लेस करा के ला के देता या जो भी था, या हो सकता है उन्हीं की ही गुरुजी ने सेवा लिखी हो। तो मैंने उनको जैसे ही बात करी, वो कहते हैं आंटी इतनी देर हुई पड़ी है, बाकी चलो मैं कोशिश करता हूँ, अगर गुरुजी की मर्जी है तो वो अपने आप कराएंगे। अब होता क्या है, वो अपनी सेवा से अपने साथ में है जो भी सेवादार हो रहे हैं उनको थोड़ा सा परमिशन लेके वहां से निकलते हैं और वो मुझे सत्संग सुनाते हैं कि आंटी वाकई इसमें ना तेरी ही गुरुजी की रजा थी और उन्हीं का हुक्म था, नहीं तो 8:30 पौने 9 में तू मेरे को बोल रही है, उस टाइम में कहाँ लोटा मतलब मिल सकता है। वो कहते हैं मैं बाहर आता हूँ, बाहर जैसे ही आता हूँ तो मेरे को ना एक संगत आ रही है स्कूटर पे और उस अंकल और आंटी है और आंटी के हाथ में ना लोटा है। मैं जैसे ही वो लोटा देखता हूँ तो मैं उस अंकल से पूछता हूँ, मैंने कहा अंकल आप लोटा कहाँ से लेके आए हो, मुझे भी एक लोटा लेके आना है। तो वो देखो गुरुजी की मर्जी, पता नहीं गुरुजी उस रूप में थे। वो अंकल क्या कहते हैं उस आंटी को, तो आप ना अंदर जाओ, आप लाइन में लगो और जैसे भी है प्रोसीजर करो, आप अंदर जाओ, लोटा ब्लेस कराओ, लंगर करो, मैं अभी ना इन अंकल को लेके जाता हूँ और मैं जहाँ से लोटा लेके आऊँ मैं अंकल के लिए अंकल को भी दिलवाता हूँ। अब अंकल हालांकि उनकी गाड़ी थी पर उनको यही था कि मुझे पता तो लगे कहाँ से मिलेगा। उन्होंने जैसे उनसे सिर्फ ये बात ही करी है तो अंकल तो उन सेवा के लिए हाथ से, अंकल आप बैठो, आप स्कूटर में बैठो, मैं आपको लेके चलता हूँ और मैं आपको लोटा दिलाता हूँ। और वो अंकल उनको ना अंकल को बैठा के लेके जाते हैं और वही फतेहपुर मेरी पता नहीं कौन सी लोकेशन थी मुझे नहीं पता, अंकल ने मुझे बताया कि वो स्ट्रेट अवे मुझे उसी शॉप पे लेके जाते हैं जहाँ से उन्होंने लोटा लिया था। अब मेरे को जो हुक्म आया था, मैंने कहा अंकल लोटा लेना, उसमें कोई डिजाइन नहीं होना चाहिए, प्लेन लोटा हो और हो सके तो लिड जरूर हो, उसकी ढक्कन जरूर होना चाहिए। अब वो लोटा लेने के जैसे पहुंचते हैं, वो अंकल अभी अपनी दुकान बढ़ा ही रहे थे, एकदम से ये पहुंच जाते हैं दोनों अंकल और वो लोटे की डिमांड करते हैं। तो आप मानोगे संगत जी, एक लोटा ही वहां रखा था, शायद गुरुजी ने मेरे लिए ही रखवाया था और वो विद लिड था। और उन्होंने एकदम से, अरे आप तो बहुत किस्मत वाले हो, मैं तो शॉप बढ़ा रहा था और मेरी शॉप पे सिर्फ अब एक लोटा ही, लास्ट लोटा ही बाकी है, शायद गुरुजी ने ना मेरे लिए ही रखवाया था। वो अंकल ने वो लोटा लिया, फटाफट आए, उन्होंने फिर फटाफट वहां से, वो अंकल नहीं उनको फिर फटाफट पहुंचाया और मैं अंकल ने उन अंकल को बहुत शुक्राना किया। तो अंकल कहते हैं अंकल प्लीज शुक्राना करके मैंने छोटा ना करो, अभी वही गुरुजी की सेवा लिखी सी मेरी। मतलब देखो संगत कितना भाव रखते हैं। उन अंकल ने वो लोटा ब्लेस कराया। अंकल वो संडे का ही दिन था। फिर मुझे क्या होता है कि वो लोटा मुझे वहीं पे एक सेवादार होते हैं जो इधर लक्ष्मी नगर ट्रांस यमुना की तरफ से ही सेवा पे गए होते हैं, तो वो अंकल उनको सेवा देते हैं और उनको सेवा देते हैं कि ऐसे ऐसे मतलब एड्रेस है और आंटी है और आंटी को मतलब इस तरह परेशानी है और गुरुजी का हुक्म है तो आप प्लीज। और वो अंकल भी इतने दिले, मतलब सेवा के लिए इतने अग्रणी कि उन्होंने कहा नहीं अंकल मैं अपने आप से देख के आऊंगा। और अगला दिन सोमवार का था और मुझे उसके बाद मेरे से उनकी चैट हुई नहीं, ना बात हुई कि कोई मतलब लोटा ब्लेस हो गया है या कि नहीं हुआ, क्योंकि नेचुरली सेवा में भी बिजी हो गए। अगले दिन मेरे को सुबह सवेरे गुरु जी की कहते मैं पाठ कर रही है तो मैनू कहते आज ना मैं तेरे घर आवांगा ते तू ना मैनू चाह पिला दे। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। उसके बाद मेरे को थोड़ी देर बाद ना उन अंकल का मेरे को मैसेज आ जाता है कि आंटी ऐसे ऐसे ना एक सेवादार है उधर के, मैंने उनको ये सेवा दी है और जैसे ही वो ना, और उनका कांटेक्ट नंबर भी दे दिया उन्होंने कि जैसे ही उनको टाइम लगेगा वो आपके घर में वो सामान आपको पहुंचा देंगे। मैंने कहा ठीक है अंकल थैंक यू। अब वो मेरे को उन्होंने मुझे आइडिया दिया था रफली ही विल कम अराउंड 1 o'clock, लेकिन सुबह गुरुजी ने मुझे बोला था मैं शाम में आऊंगा।
आप मानो अंकल जी, वो अंकल मेरे को शाम को 4 साढ़े 4 के पास आते हैं, मुझे वो इतनी भाव से मुझे वो लोटा दे के जाते हैं। उसके साथ साथ वो मेरे को गुरु जी के छोटे स्वरूप जो होते हैं वो भी मेरे को देख के जाते हैं। और मैं उनको, मैं कहा अंकल चाय पिए बिना तो मैं आपको जाने नहीं दूंगा। हाँ हाँ आंटी, चाय तो मैं पी के जाऊंगा। चाय पीते हैं और जब वो चले जाते हैं तो मुझे एहसास होता है कि आज मेरे गुरुजी इन अंकल के रूप में आए, मुझे स्वरूप भी दे गए, मेरे को लोटा ब्लेस करा के भी दे गए। और वो अंकल, मैं लोटे से भी जो भी हुक्म है जैसे गुरु का, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। एंड गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है, आगे भी ब्लेस करेंगे। एंड जल्दी मेरे को पूरी उम्मीद है कि गुरुजी मुझे अपने ट्रैक पे वापस ले आएंगे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव की तदाता है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा। जय गुरु की। ठीक। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी आंटी। आंटी यही तो विश्वास वाली बात कहते हैं ना, विश्वास में तो पहाड़ टूट जाते हैं, डगमगा जाते हैं। तो ये वाली बात है, परमात्मा क्यों नहीं सुनेगा? अगर हम विश्वास करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। विश्वास भी यही है कि गुरु जी का तो नो डाउट, मैं कहते हैं, वो कहते हैं ना, जब दुनिया खत्म होती है तो गुरु जी वहीं से शुरू करते हैं। और अंकल तो वही बात है, जब संगत से जैसे बात करती नहीं, मैं नॉन संगत से भी मैं जैसे कि भी बात करती हूँ ना, तो मेरे को पता क्या कहते हैं, आंटी सबर रख, ਉਹਨੇ ना तेनू जरूर किसी अच्छाई वास्ते तेनू ना दूर किया है। मतलब मैं ऑलमोस्ट, आप यकीन मान लो, मेरा घर बंद पड़ा है, मेरे गुरुजी अंदर का दरबार बंद पड़ा है, मैं सेवा नहीं कर पा रही, मुझे इतना बुरा लगता है, मैं इतनी मतलब परेशान हो जाती हूँ। तो मेरे को सब कहते हैं आंटी तू परेशान ना हो। इवन गुरुजी भी कई बार मैसेज देते तो रोया न कर, तू चिंता न कर। और मेरे को मतलब यही बात है, सबर रख, मैं तेनू दूर रखा होया, तेरी अच्छाई ले दूर रखा होया। उन गुरुजी जाने, और गुरुजी जब पूरा सत्संग कराएंगे तभी समझ आएगा कि गुरुजी ने इसके पीछे क्या उद्देश्य है। एक आंटी, एक लाइन छोटी सी बताता हूँ। एक गुरबानी है ना वो, कि शुक्र दातिया तेरा शुक्र दातिया, उसके आखिरी में एक लाइन है, मेरे पल्ले पा दे तू सबर दातिया। बिल्कुल अंकल, बिल्कुल। सबर जिसके पल्ले सबर आ गया ना, उसके पल्ले गुरुजी आ गए, उसके पास गुरुजी है। बिल्कुल। और शंकर भगवान के साथ वही चल सकता है कि जिसके अंदर पेशेंस है। और गुरुजी, जब मैं कहता हूँ, जब मेरा दिमाग कभी हो जाता है ना ऐसा, तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को एग्जाम्पल क्या दिखाया, तुसी लोग बड़ी जल्दी तुसी अपना सबर तोड़ देते हो। कदे नंदी नू वेखिया? नंदी मेरा किन्ने जन्मा बह के इंतजार करता जब मैं तपस्या करता, उन्हें कदे मेरे नाल कोई शिकायत नहीं की। मतलब आप ये देखो कितनी बड़ी बात गुरुजी समझाते हैं। तो यही चीज है, शिकायतें मत करो, शुक्राने करो बस। और सबर रखो। ये दर ऐसा है, यहाँ मालिक की रहमत मिलेगी। हाँ ये है कि मिलेगी गुरुजी के टाइम पे, मिलेगी टाइम पे। और गुरुजी हमारे बहुत टेस्ट लेते हैं। मैं तो कह रही हूँ, मैं तो जब से जुड़ी हूँ अंकल, गुरु मेरे इतने टेस्ट और इतने नींबू की तरह निचोड़ रहे हैं, पर मैं जरा भी नहीं डगमगाई। वो मुझे बहुत टेस्ट लेते हैं कि मुझे क्या चढ़ देगी, मैंने कल चढ़ देगी, लेकिन नहीं, कोई धीरे धीरे सब कुछ होए, मानी सींचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए, वही वाली बात है गुरुजी। मैं तो सही आंटी, गुरुजी जल्दी सबको ठीक करें। तो शुक्राना आंटी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। सुखविंदर आंटी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम सच्चे पातशाह जी। ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦਾਸ ਕਰਨਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾਇਆ ਰੀਤਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਸੁਣ ਕੇ। ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ। ਜਲ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਲ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਸਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਜਲ ਬੋਲਦਾ ਸੁਣਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ 'ਚ ਵੀ ਓਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਜਲ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਡੇਲੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ 5-7 ਬੂੰਦਾਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਨਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਜਲ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਲ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਇੰਝ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ 'ਚ ਕੱਚ ਦੀ 'ਚ, ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ। ਉਹ 4 ਦਿਨ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਰਲੀ ਲੱਗ ਗਈ, ਗ੍ਰੀਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਬੂ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਲ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਇਆ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵਧਾ ਦਈਏ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਡ ਰੱਖੋ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਡ੍ਰੌਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, 1-2 ਪਲਕ ਸਿੱਧਾ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਲ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਲਾਸ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਾਣੀ ਦਾ। ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਲ ਮਤਲਬ ਪਾਉਂਦੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ 2-2 ਸਾਲ ਵੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਰਡੀਨਰੀ ਜਲ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬੋ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਠ ਮਤਲਬ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਕਈ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਘੜਾ ਰੱਖੋ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਪੀਂਦੇ ਆ ਜਲ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਰਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪੀ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜਲ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਹੀ ਜਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨਾ। ਨਿਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਆਂਟੀ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ 2016 ਚ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਕੂਲਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਵਾਟਰ ਕੂਲਰ ਜਿੱਥੋਂ ਜਲ ਭਰਦੇ ਸੀ ਸਮਾਧੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋਏ ਨਾ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰੋਂ ਪੀ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, 2 ਜਾਂ 3 ਲੀਟਰ ਦੀ ਬੋਟਲ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਨਾ 2022 ਚ ਉਹ ਬੋਟਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ, ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਉਰਲੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਲ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਆਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੂਜਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਾਧੀ ਦਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਕੋਮਲ ਆਂਟੀ ਆਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬੋਟਲ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ 1 ਲੀਟਰ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਲ ਵੀ ਸੇਮ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦ ਆਂਟੀ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ 98 ਚ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਜਦ ਆਏ ਸੀ, ਜਦ ਬਾਦਲ ਫਟੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੁੰਡ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਬੋਲੋ ਤੇ ਉਸ ਕੁੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ ਬੋਲੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਉੱਠਣਗੇ ਉਸ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਉਸ ਕੁੰਡ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣ ਕਿ ਇਹ ਜਲ ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੋ।
तो मैं वो सुन के हैरान सीखा। मैं कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज है, तो शेयर करनी चाहिए संगत से, क्योंकि एक्चुअल चीज यही है गुरु जी ने ना हर चीज का एक महत्व है। गुरु जी कहते ने एक जिदा कहते ना मंदिर का कोना कोना गुरु जी की हर गल का, हर गुरु जी ने पाठ करन दा, हर चीज का गुरु जी ने एक ना एक मतलब जरूर समझाया संगत, जो दी वैल्यू ही है। हाँ जी। और वही गल है कि सानू उस चीज की परमात्मा का शुक्रगुजार है कि उस चीज की वैल्यू समझ आई है, तभी ऐसे गुरु जी सानू कहते ना हाथ फड़ के चलाते ने साडा। गुरु जी ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੋੜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਰਮ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ, ਮਤਲਬ ਬਾਣੀ ਚ ਤਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਚ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੋਸਟ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਗੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ। ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਸਫੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਜਰਨੀ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬੀਤਿਆ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ। ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਟੀਚਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਹਰ ਰੂਪ ਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋਈ ਨੇ, ਔਰ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। बस यही बस शुक्राना गुरु। गुरु जी का सत्संग शुरू करने जा रहा हूँ मूल मंत्र के साथ। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की महिमा का गुणगान मैं कैसे करूं? गुरु जी ने मेरा साथ बहुत दिया है। गुरु जी ने मेरे को मैसेज किया। मेरे घर में सारी बीमार परेशानी चल रही थी। आज उन्होंने मैसेज किया कि तेरी सारी परेशानियां दूर कर देता। मैंने गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपकी कितनी वडियाइयाँ करूं उतनी ही कम है। उन्होंने बार बार मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं कि जो भी काम काज शुरू कर, मेरे नाम लेके कर। तू तेरा प्यो मैं है, तेरे नाल हाँ, तो तेरा रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, तो चिंता न कर। मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी तरह सारी संगत के ऊपर मेरे पर हाथ रखना गुरु जी। मैं मेरे अंग संग सहाय रहना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, आपने अभी अंकल जी का और आंटी जी का सत्संग सुना। गुरु जी आंटी जी को, अंकल जी को ऐसे ही हमेशा ब्लेस करते रहें, और आंटी जी अंकल जी हम लोगों के बीच में आते रहें और अपने अपने सत्संग हमेशा शेयर करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद से, गुरु जी की कृपा से, सेवादार प्रीति आंटी के होटल घर पे गुरु जी का डिवाइन ब्लेसिंग भरा सत्संग 12 दिसंबर 2024 को संपन्न हो गया है। गुरु जी महाराज सत्संग में आए और अपनी प्यारी प्यारी संगत को ब्लेस किए। गुरु जी महाराज जी से यही अरदास है कि गुरु जी महाराज अपनी हर संगत के घर आए, सबको ब्लेस करें, और गुरु जी का सत्संग हर घर में होता रहे। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए गुरु जी का चैनल है गुरु जी सत्संग बड़े मंदिर ब्लेसिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल ऑन कर लीजिए, जिससे आपको गुरु जी का लेटेस्ट सत्संग, टुडे का सत्संग मिलता रहे और आपको गुरु जी की ब्लेसिंग सुनने को मिलती रहे। जय गुरु जी। संगत जी, इस सत्संग को दूसरे संगत को भी फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे गुरु जी की ब्लेसिंग दूसरी संगत भी ले सके, सुन सके। गुरु जी आपके पूरे परिवार को ब्लेस करें, यही गुरु जी से अरदास करते हैं और आज्ञा लेते हैं गुरु जी से आज। जय गुरु जी।